अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ज्वाइन करने जा रहे हैं हम जॉइन मैथ्स को। और हमारा वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो क्वांटिटिव रीजनिंग 2 पर होंगे। अच्छा, इसमें दो कोर्स यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जिसमें क्वांटिटिव रीजनिंग 1 होता है और क्वांटिटिव रीजनिंग 2 है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 के जो सिलेबस है वो डिफरेंट है हमारे पास, और 2 का जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो हम दोनों को ही पैरेलल में लेकर चलेंगे और दोनों ही वीडियो लेक्चर्स जो है वो आपको ज्वाइन मैथ्स में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। मैं मोहम्मद अशरफ अली, और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब सबसे पहले हमें सीखते हैं कि आपके पास जो टॉपिक का नाम है या फिर हमारे कोर्स का नाम है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, दरअसल वो क्या है। कि हमारे पास अगर आपसे कोई पूछे कि जो कोर्स आप स्टडी करने जा रहे हैं उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, तो आप ये बता सके कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग हमारे पास होती क्या है और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह इसको हम पूरा गो थ्रू करेंगे और आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो ज्वाइन मैथ्स पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि भाई क्वांटिटेटिव रीजनिंग is the ability to analyze numerical data का मतलब क्या है कि नंबर्स पर अगर कोई डाटा हो उसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल डेटा। फिर कहता है यूज मैथमेटिक्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया? तो जाहिर सी बात है, जब मैथमेटिक्स की बात आएगी तो हम यही करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, या फिर हमारी प्योर में हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक। फिर उसके आगे क्या कह रहा है ये? उसके आगे कहता है कि भाई एंड मैक लॉजिकल decisions based on that analysis। ठीक हो गया? तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं क्या कहना क्या चाह रहा है आपसे ये, और क्वांटिटिव रीजनिंग दरअसल है क्या। तो सिंपल आपसे ही कहता है कि भाई दरअसल मेरा बच्चा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। मतलब ये एक टूल है, ये एक एबिलिटी है। किस तरह की एबिलिटी है बेटा? कि न्यूमेरिकल डेटास को, जो भी आपके पास आप सर्वे कर रहे हैं या फिर क्वांटिटिव रीजनिंग 1 में आपने स्टडी करा होगा कि किस तरह से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं बाय दो हमारे पास डेटा कलेक्शन होती है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। उन दोनों जो हमारे पास टूल्स हैं वहाँ से आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब उसको इंटरप्रेट करना है आपने। ठीक है ना? तो कहना चाह रहा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ द एबिलिटी टू एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा। इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को बेटा क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। कैसे? यूज़ मैथमेटिक्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया? और हम वहाँ पर अपनी मैथमेटिक्स प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं एंड मेक लॉजिकल डिसीजन बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस। अब यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास दिया गया है लॉजिकल डिसीजंस, उस पर हम आगे बात करेंगे। दरअसल के लॉजिक होती क्या है इन क्वांटिटिव रीजनिंग? दरअसल लॉजिक क्या होती है? एक तो होता है हमारे पास कॉमन सेंस, जिसको हम देख कर बताते हैं कि भाई लेट सपोज जो सूरज है वो हम देखते हैं कि बोलते हैं कि भाई रोशनी देता है। एक होती है लॉजिक इन अदर वर्ड हम इसको क्वांटिटिव रीजनिंग में अलग तरीके से पिक कर रहे होते हैं। ठीक है? तो कॉमन सेंस और लॉजिक एक तरह से मिलता जुलता हमारे पास चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफर, उसको हम आगे सीखेंगे। ठीक हो गया? तो उसके बाद आगे कहता है कि भाई वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट। मतलब इसका हमारे पास पर्पज़ क्या है, इसकी अगर आपसे पूछूं इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक हो गया? तो ये कहना चाह रहा है वाई इज इट इम्पॉर्टेंट।
मतलब ये सब्जेक्ट जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कोर्स इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ाया जाता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, क्यों आपको सिखाया जाता है मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में। अच्छा, तो अब यहाँ पर कहता है कि सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, उस पॉइंट में कह रहा है कि दरअसल आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग सीखने के बाद एबिल हो जाते हैं। किस लिए एबिल, किस तरीके के एबिल हो जाते हैं आप, क्या सीखते हैं उसमें, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इज़ यूज्ड इन मुख्तलिफ, हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन यूँ समझ लें कि आप फाइनेंशियल डिसीजंस, कि आप इसकी मदद से फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स में ओआर में करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं, इस तरह से यहाँ पर भी आप इसको यूज़ करके डिसीजन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भाई ये यूज़ होता है हमारे पास साइंस में और इसके अलावा स्टेट्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा कहता है थर्ड हमारे पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो आप कह दीजिए सर बिज़नेस में भी हमारे पास ये यूज़ हो रही होती है। इसी वजह से ये मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं वहाँ पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और साथ में इकोनॉमिक्स के अंदर भी इसका हमारे पास कुछ ना कुछ काम है जो कि हम आगे सीखेंगे। आगे कह रहा है उसके बाद मुख्तलिफ डिसिप्लिन और है हमारे पास जिसको मैं नहीं लिखना चाह रहा, बेतहाशा डिसिप्लिन है आपके पास। तो दरअसल ये हमारे पास इम्पोर्टेंस है इसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की, कि दरअसल ये आपके पास फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, इसके अलावा हमारे पास सीएस के अंदर भी इसका यूज़ है, डेटा साइंस एआई में भी इसका यूज़ है। मुख्तलिफ हमारे पास जो डिसिप्लिन्स हैं उन सभी के अंदर तकरीबन क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हम अप्लाई करते हैं, बिकॉज लॉजिक जो है वो तकरीबन तमाम ही जगह पर मौजूद है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद ये कहता है कि आपके पास यस, इसके बाद कहता है कि भाई हम स्टडी करने जा रहे हैं आगे की एरियाज ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग, की एरियाज ऑफ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अच्छा जी, तो अब वो कौन कौन से हमारे पास एरियाज़ हैं जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को लेके चलेंगे और स्टडी करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कह रहा है सबसे पहला जो इधर डिफाइन कर रहा है उसमें सिंपल आप कह दीजिए अर्थमेटिक, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने सीखा होगा सिंपल अर्थमेटिक के अंदर आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 के अंदर परसेंटेज फाइंड करी होंगी मुख्तलिफ, ठीक हो गया। आपने रेशो एंड एवरेज निकाला होगा, एंड एवरेज कर दीजिए एन एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसका हमारा पास जो मेन पर्पस है वो अलजबरा के अंदर भी है। अलजबरा में आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मुख्तलिफ बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को, वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं, वैल्यू ऑफ वाई निकालते हैं, ठीक हो गया। इक्वेशंस के अंदर हमारे पास हो गया, या फिर आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस को भी हम इसी में पिक कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि भाई डेटा को जब इंटरप्रेट करते हैं, हम डेटा को जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक हो गया, तो वहाँ पर भी इसका हमारे पास यूज़ है इंटरप्रिटेशन। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है कि जैसे कि हम इसमें टेबल्स बनाते हैं, कुछ ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, कुछ चार्ट बनाते हैं हम, ठीक हो गया, कुछ ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, चार्ट्स हम ड्रॉ करते हैं एक्सेट्रा। अच्छा, ज्योमेट्री के अंदर आप देखें तो ज्योमेट्री के अंदर भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का हमारे पास बेतहाशा मेन रोल है, जहाँ पर हम शेप्स को, एरियाज़ को और वॉल्यूम को स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड मैनी मोर। तो यहाँ पर बस मैं इसी करके आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब आगे कहता है कि भाई जैसे कि मैं अर्थमेटिक लिखा था, हमारे पास ज्योमेट्री को लिखा, मैंने अलजबरा को लिखा, इसको हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग को यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा बच्चा एक सवाल लिखा हुआ है, अब मोबाइल कॉस्ट रुपीज़ 80,000, ठीक है। एक मोबाइल की कॉस्ट बेटा क्या है, 80,000 है, और आगे कह रहा है इट्स सॉल्ड 10% डिस्काउंट, ठीक हो गया।
आगे कहता है व्हाट इज द सेल प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस या फिर सेल प्राइस। अच्छा जी, अब आप इसमें करेंगे क्या, अब इसमें सॉल्व करने के लिए इसको आप सिंपल जो भी हमारे पास अलजबरा का रूल है वो अलजबरा का रूल लगाकर आप डिस्काउंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्काउंट इज इक्वल्स टू दी, कितना दिया हुआ 10%, डिवाइड पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 100, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे आप 80,000। ठीक है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर से ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो गए, 10 मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना हो जाएगा ये 8,000। तो आपको यहाँ पर 8,000 का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। तो आपके पास सेल प्राइस क्या हो जाएगी एक्चुअल में, सेल प्राइस आप कर देंगे जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर देंगे 8,000, तो आपको क्या मिलेगा 72। ठीक हो गया, मतलब 72,000 रुपये का। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल क्यों पिक करी, तो दरअसल आपके पास ये कह रहा है कि यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स को यूज़ करके एक सिंपल लॉजिक को बेटा क्या करा, सॉल्व किया। तो जहाँ पर भी आप सिंपल मैथमेटिक्स को या फिर मैथमेटिक्स की जो मैंने पीछे ब्रांचेस लिखी है उन सबको अगर आप यूज़ करके अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो वो हमारे पास किस डोमेन के अंदर आएगी, वो हो जाएगी हमारे पास क्या, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पर अलजबरा की अब आपको मिसाल दी थी, मैंने कहा था कि भाई ये अलजबरा के अंदर भी यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि एक इक्वेशन दी गई है आपको, और ये कहता है कि भाई सॉल्व करें इस इक्वेशन को 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 10, तो आपने करना क्या होगा, आप इस 4 को वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 7। ठीक, तो यहाँ पर आपने सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करी, सिंपल आपने मैथमेटिक्स को यूज़ करके आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हुई है, दरअसल इस प्रॉब्लम को अलजेब्रिक प्रॉब्लम कहेंगे, लेकिन अगर इसमें हमने कोई मैथमेटिक्स या फिर लॉजिक का यूज़ करा तो उसको आप बोलेंगे सर ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के डोमेन के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि भाई क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती क्या है और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। अब दरअसल आपके जो एसएलओज हैं, जो आपका कोर्स हमारे पास आउटलाइन है, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ है ना, ये टॉपिक एक्चुअल में हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, वो जो था मैंने आपको बताया, दरअसल वो सारा बैकग्राउंड था और स्टार्ट हो रहा है कि भाई व्हाट इज़ लॉजिक, लॉजिक क्या होती है। तो आए ज़रा स्टडी करते हैं कि भाई लॉजिक क्या है। तो कहता है कि भाई लॉजिक इज द सिस्टमैटिक, लॉजिक इज द systematic study of the principles of valid reasoning and arguments फिर आगे कहता है कि भाई इट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश between good and bad arguments। तो सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर आगे कहता है मेक साउंड डिसीजंस एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। चलें जी, तो यहाँ पर आपके पास ये कहना चाह रहा है, इसको अगर हम स्टडी करें, दोबारा से सीखने की कोशिश करें कि क्या हमने लिखा है, तो यहाँ पर ही कहता है सिंपल हमारे पास लॉजिक क्या है। लॉजिक इज अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वैलिड रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स। मतलब
जहां पर भी वैलिड कोई रीजनिंग होगी या फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। लेट सपोज कोई आर्ग्यूमेंट होता है जिसकी कोई सेंस नहीं बन रहा होता, ठीक हो गया, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसका कोई रीज़न नहीं है, तो उस आर्ग्यूमेंट को या फिर उस रीज़न को हम लॉजिक नहीं कहेंगे। वो आर्ग्यूमेंट्स या फिर वो रीजंस जिसकी हमारे पास कोई ना कोई अथेंटिसिटी बने या फिर वो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पर कंप्लीटली फॉलो करे, उस आर्ग्यूमेंट को या फिर उस रीजनिंग को बोलेंगे हम लॉजिक। फिर आगे कहता है इट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड आर्ग्यूमेंट्स। ये हमें बताता है कि भाई दरअसल कौन सा आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास सही है और कौन सा आर्ग्यूमेंट हमारे पास बैड है या फिर गलत है, ठीक है। आगे कहता है मेक साउंड डिसीजंस, और इसकी मदद से हम जब इस अप्रोच को फॉलो कर लेते हैं हमें पता होता है कि भाई एक्चुअल में वो आर्ग्यूमेंट्स या फिर वो रीज़न कौन सा है जो सही है फिर गलत है, तो हम सही डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और वहाँ पर हम मैक करते हैं, बनाते हैं सही डिसीजंस एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे कहता है कि भाई लॉजिक के बाद हम ये स्टडी करेंगे कि भाई दरअसल इस लॉजिक की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो आए ज़रा बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिक का मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले ही कहता है इसका जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसमें आप ये लिख सकते हैं कि भाई दैट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब एक तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई लेट सपोज फैन चल रहा है, तो आप बोलोगे सर फैन चल रहा है, हाँ पे बटन दबाते हैं और फैन चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन नहीं। अगर आप फिजिक्स जानते हैं या फिर आप मैथमेटिक्स जानते हैं तो आप बोलेंगे सर इसमें करंट मूव करता है, करंट मूव करने के बाद उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है जिससे हमारी जो मोटर है वो उसके दरमियान यूँ समझ लें टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क पैदा होने से हमारा जो सिस्टम है वो या फैन जो है वो मूव करना स्टार्ट करता है। तो चीज़ को, किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी नज़रिए को थिंक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये कहलाता है हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर कह रहा है इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे? आगे कहता है कि भाई एनहांस, या फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं ताकि ये आपको अंदाज़ा हो जाए कि भाई हम इसको एज अ बुलेट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यस, अच्छा जी, तो कहता है कि भाई enhances the ability enhances the ability to analyze arguments and ideas logically। ठीक हो गया। तो अब ये कहना चाह रहा है कि भाई इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग, इसके जरिए हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग कैसे इम्प्रूव होगी जब लॉजिक अब यूज़ करेंगे। तो कहता है कि भाई इनहेंसेस द एबिलिटी टू एनालाइज आर्ग्यूमेंट्स एंड आइडियाज लॉजिकली। मतलब वहाँ पर आप किसी भी आइडिया को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को आप सिंपली यूँ समझ लें कि अपने नज़रिए से तमाम मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप सीखेंगे कि भाई हाँ ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x+5 = 6 और आपसे कहा जाए कि भाई 5 हमारे पास जो कांस्टेंट है ये राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके क्या होगा, तो अगर आप बोलेंगे सर प्लस का होगा, सर नहीं है, आपने तमाम प्रिंसिपल्स को फॉलो किया हुआ है। तो लॉजिक कहती है कि भाई दरअसल 5 उधर जाके क्या होगा हमारे पास राइट हैंड साइड पर जाके माइनस का होगा, या फिर आप दोनों साइड पर क्या करेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करके माइनस को दोनों साइड पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास मैं कहना चाह रहा था कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है या फिर हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि भाई आगे सपोर्ट साइंटिफिक रीजनिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे कह रहा है कि भाई किस तरह से हम यहाँ पर किस तरह सपोर्ट करती है हमारे पास साइंटिफिक रीजनिंग को। जैसे कि यहाँ पर कहता है कि भाई essentials for hypothesis
फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड थ्योरी डेवलपमेंट। यही हमारे पास बड़ा समझ लें क्लास है, ये भी यही हमारे पास जर्नी है किसी भी साइंटिफिक अप्रोच को पढ़ने के लिए, कि वहाँ पर पहले आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस करते हैं, मतलब सोचते हैं चीज़ों को, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आपके पास आपकी थ्योरी से मैच करता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, उसको लॉ बना देते हैं। लेकिन अगर कोई हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो उस मैथमेटिक्स में जो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर आ रही है, जो सपोर्ट कर रही है साइंटिफिक रीजनिंग को, तो कहता है कि वहाँ पर आप जस्ट क्या करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को और फिर आप फॉर्मेशन करते हैं बेटा, फिर आप एक्सपेरिमेंटेशन की अगर बात करूँ तो एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये क्या है, वहाँ पर आप तमाम मैथमेटिकल प्रिंसिपल को फॉलो करके चीज़ को लिखते हैं और वो बन जाती है हमारे पास थ्योरी, या फिर उसको बोलते हैं हम थ्योरम। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉलो आपकी मदद करती है किसी भी साइंटिफिक थ्योरम को बनाने के लिए या फिर साइंटिफिक अप्रोच को बनाने के लिए। अच्छा, फिर आगे कह रहा है कि भाई इनहैंस सिस कम्युनिकेशन, अच्छा, कहता है कि भाई एनहांस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली, कि आप अगर अपने लॉजिक को सही तरह से यूज़ करेंगे तो आपका जो बोलने का या फिर बयान करने का जो यूँ समझ लें कि दारोमदार है, या फिर आपको बोलने का जो तरीक़ेकार है वो इम्प्रूव होगा और आपके आइडियाज़ क्या होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो बात कर लिया हमने यहाँ पर कि लॉजिक क्या होती है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास इसकी टाइप्स के बारे में, कि दरअसल जो टाइप्स हमारे पास हैं रीजनिंग की वो कौन कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं बेटा, टाइप्स ऑफ डिसीजन, या फिर आप ऐसे कर दें कि भाई सर सिंपली टाइप्स ऑफ रीजनिंग, बस ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ रीजनिंग। अच्छा जी, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास टाइप है उसका नाम है बेटा, फर्स्ट टाइप को स्टडी करने जा रहे हैं हम, और उसका नाम है डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा जी, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है क्या, उस पर बात करते हैं हम, और जो उसकी मैन हमारे पास और टाइप्स हैं उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अच्छा, तो कह रहा है कि भाई डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है, तो यहाँ पर आप सिंपल डेफिनेशन ये लिख लें कि सर ड्राइंग स्पेसिफिक conclusions from general premises। ठीक हो गया, सिंपल क्या हुआ कि आप किसी भी जर्नल प्रिंसिपल से या फिर जर्नल रूल से आप अगर कंक्लूजन निकालें, मतलब लेट्स सपोज आपने एक जर्नल प्रिंसिपल स्टडी कर लिया कि जो हमारे पास ट्राइंगल है, जो मुसल्लस है, उसका तमाम एंगल का सम क्या होता है, हमारे पास 180 होता है। ठीक है, फिर आपने उसको देखा कि भाई अगर लेट सपोज एक एंगल आपको दे दिया जाए 60 का, दूसरा एंगल दे दिया जाए 30 का, और पूछा जाए भाई तीसरा क्या होगा, तो आपको पता है कि भाई जर्नल चीज़ के मुसल्लस का या फिर ट्राइंगल का, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि एक ट्राइंगल दिया हुआ मेरा बच्चा, उस ट्राइंगल का आपको पता है कि भाई इसका सम हमारे पास एंगल का होता है 180 डिग्री। ये एक जर्नल हमारे पास चीज़ है, ठीक, आपको पता है जर्नल रूल इसका। मैं कह दूँ भाई ये जो एंगल हमारे पास है, अल्लाह आपका भला कह रहे बेटा, ये 30 है इन केस मान लीजिए, और ये है हमारे पास 60 डिग्री,
तो अब मैंने मालूम किया, बताओ ज़रा ये कितना होगा। तो अब यहाँ पर आप स्पेसिफिक जाने के लिए क्या करेंगे, 30, 60, 90 हो जाएगा। तो ये आप बोलेंगे सर हमारे पास ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। तो मालूम ये हुआ कि डिडक्टिव रीजनिंग होती क्या है। सर डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हम अपना कंक्लूजन जो है वो जनरल किसी प्रिंसिपल से क्या करते हैं बेटा, कंक्लूड करते हैं और फिर अपनी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर जाते हैं। ठीक हो गया। तो आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर आगे कह रहा है इसको हम किस तरह फॉर्म करते हैं, तो इसकी फॉर्मेशन समझ लीजिए बेटा। तो यहाँ पर कहता है कि भाई सर दरअसल इस जगह पर होगा क्या, जर्नल रूल से आप निकलेंगे कहाँ पर, किसी स्पेसिफिक केस पर, स्पेसिफिक केस पर, और फिर स्पेसिफिक केस से आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में, कंक्लूजन। चलिए जी बिस्मिल्लाह। अच्छा अब जैसे कि मैं यहां पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स में यहां पर आपको कंक्लूड कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर ए, मैंने कहा ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। भाई तमाम इंसान क्या है, फानी है ऑब्वियसली। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल एक तो बेटा ये दी थी, आप इसको भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल वाली। फिर उसके बाद मैंने कहा भाई लेट सपोज सोक्रेट्स इज अ वुमैन, ठीक। और फिर मैंने थर्ड में कह दिया कंक्लूजन कि भाई सोक्रेट्स इज ऑल्सो मॉर्टल, क्योंकि भाई जो सोक्रेट्स है वो भी बेटा ह्यूमन है ना, वो भी इंसान है, तो उसको भी क्या होना है, मरना ही है। तो पहले आप कहाँ गए, पहले आप गए जनरल रूल पर सबके लिए, फिर आपने कर दिया स्पेसिफिक, यहाँ पर एक को पिक कर लिया, देन आपने उस स्पेसिफिक के से यहाँ पर एक रिजल्ट निकाला। तो दरअसल स्पेसिफिक टू सॉरी जनरल टू स्पेसिफिक दैट रीजनिंग या फिर दैट रीजन इज सेड टू बी अ डिडक्टिव रीजनिंग या फिर डिडक्टिव रीजन। अच्छा जी, अब दरअसल हम इसको यूज क्यों करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उस पर बात करते हैं। अच्छा जी, तो यहां पर कह रहा है कि भाई इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इफ द premises are true then the conclusion must be ट्रू। कि अगर आपके पास किसी भी प्रेमिसिस का यूं समझ लें कि जर्नल रूल हमारे पास जो है वो मतलब या प्रेमिसिस जो है वो भी एक जर्नली चीज़ है, तो अगर वो ट्रू है तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सिंपल अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत 3-4 मेथड्स हैं एनालिटिकली जो अभी आपको आते होंगे, उसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहाँ से ड्राइव होता है, सर आप बोलोगे ये ड्राइव होता है कंप्लीट स्क्वायर से, और बनता है ऐसा ही है, ठीक हो गया, -4c अपॉन 2 है। तो अब ये बेसिकली एक जर्नल रूल है, इसमें जो भी आप ए बी सी पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या होगा, हमेशा सही मिलेगा। तो अगर आपका प्रेमिसिस या फिर आपका जर्नल रूल सही है तो आपकी स्पेसिफिक रिजल्ट भी हमेशा क्या होंगी, ट्रू होंगी। यही हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना। तो ये तमाम जगह पर हमारा यूँ समझ लें कि लागू होता है, तमाम जगह पर अप्लाई हो सकता है। अच्छा फिर कह रहा है इसके यूजेस क्या क्या हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इसका जो यूज़ है हमारे पास वो सिंपल मैथमेटिक्स में, ठीक हो गया, फॉर्मल प्रूफ्स के अंदर आप करते हैं, फॉर्मल प्रूफ्स में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लीगल रीजनिंग में आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, लीगल रीजनिंग में इसको आप इस्तेमाल करें, जैसा कि कोई लॉ वगैरह बन रहा है तो वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा क्योंकि जर्नल टू स्पेसिफिक सब पर लागू होगा। अच्छा उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया, सेकंड मेरा बच्चा क्या कह रहा है, उसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा जी,
तो अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, उस पर बात करते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग, तो इंडक्टिव रीजनिंग यहां पर कह रहा है कि इसका मतलब ये होगा मैकिंग जर्नलाइजेशन लाइजेशंस based on specific observations और cases। ये समझ लें उसका बिल्कुल उलट है। अच्छा, तो यहां पर कह रहा है कि भाई दरअसल हम क्या करते हैं इंडक्टिव मेथड के अंदर या फिर इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर, मेकिंग जर्नलाइजेशन बेस्ड ऑन दी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। आपने कोई स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन देखी, आप उसकी बेस पर आप सबको हाँ करें। ऐसा होता है ना कि भाई आप एक ही तीर में, जो कहावत होती है एक ही तीर में सबको हाँ करना, वही हमारे पास क्या इंडक्टिव मेथड है। क्या मतलब कि आपने कोई एक चीज़ देख ली और आपने कहा कि सब जगह पर यही लागू होता है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसकी अगर मैं फॉर्मेशन देखूँ भाई किस तरह से बनता है ये, कैसे कि यहां पर कह रहा है कि भाई कोई स्पेसिफिक आपने केस पिक करा, तो आप कहां पे जाएंगे, उसके बाद उस केस के आप एक जर्नल कंक्लूजन फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, कैसे, एग्जाम्पल, यहां पर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं इसी जगह पर, तो कहता है कि भाई यूं समझ लें कि द सन रॉज टुडे, एक हमने कोई ऑब्जर्वेशन ली, ठीक, उस पर आपने ये बोला कि द सन रोज रोज यस्टरडे। ठीक, अच्छा, ये दोनों आपने चीजें देख ली स्पेसिफिक, फिर आपने इनमें कंक्लूड करा देन द सन ऑलवेज राइजेस इन द मॉर्निंग। तो ये हमारे पास समझ लें कि दो आपने ऑब्जर्वेशन करी स्पेसिफिक, और वहां से आपने एक जर्नल कंक्लूजन निकाल लिया कि सर जर्नल कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि सूरज जो है वो हमेशा मॉर्निंग में निकलता है। अच्छा, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम अगर देखें यहाँ पर, तो सिंपल कह रहा है कि सर आपके पास स्ट्रेंथ, अच्छा जी, तो इसकी स्ट्रेंथ के अंदर जो हमारे पास सिंपली आप कह सकते हैं कि सर दरअसल कॉन्क्लूजन्स आर प्रोबेबल नॉट सर्ट। ठीक हो गया कि हमारे पास जो रूल्स हैं, जनरल रूल्स, कंक्लूजन जो है वो हमारे क्या होते हैं, प्रोबेबल होते हैं, वो सर्टेन नहीं होते, वो कुछ नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आगे इसका यूज़ क्या है, उसका यूज़ पर बात कर लेते हैं हम सिंपल। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गई होगी। कहता है कि भाई साइंटिफिक स्टडीज या फिर आपके पास एवरीडे प्रिडिक्शन, सिंपल। ठीक हो गया। तो इसका कोई ज़्यादा हमारे पास यूँ समझ लें कि एज़ कम्पेयर टू डिडक्टिव मेथड ज़्यादा इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है। अच्छा, एक और हमारे पास है जिसको हम ये कहते हैं थर्ड वन, एबडक्टिव रीजनिंग, और ये आज की क्लास का लास्ट हमारे पास टॉपिक है, या फिर सब टॉपिक्स कह दीजिए आप इसको। अच्छा, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो कह रहा है कि भाई इन्फरिंग द मोस्ट likely explanation
फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि भाई इसको हम किस तरह फॉर्म करते हैं। तो आप फॉर्मेशन देख लीजिए इसकी, कि आपने सबसे पहले क्या करी, ऑब्जर्वेशन करी। उसके बाद आप कहाँ पर गए, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो भी उसकी है वह आपने फाइंड आउट करी। देन उसके बाद आपने इसका बेस्ट हाइपोथेसिस दे दिया। ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये तो हमने बात कर ली इसकी डेफिनेशन की, और बात कर ली हमने इसकी फॉर्मेशन की। अब बात कर रहे हैं जस्ट इसकी एग्जांपल की। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है द गिरास इज वेट। ठीक है ना। आगे, इट प्रोबेबली लास्ट नाइट। ठीक हो गया। क्या हुआ, वहां पर लाजमी सी बात है कोई ना कोई बारिश हुई होगी। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये जो एग्जाम्पल है और ये जो हमारे फॉर्मेशन करी, इससे आपको आइडिया हो गया होगा दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि आपके पास एब्डक्टिव रीजनिंग जो है बेटा, वो कहता है कि भाई इन्फरिंग द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी भी ऑब्जर्वेशन से आप यूं समझ लें कि बेस्ट हाइपोथेसिस जनरेट करें, उसको बोलते हैं हम एब्डक्टिव रीजनिंग। जैसा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या होगी कि आपने ऑब्जर्वेशन करी, ऑब्जर्वेशन के बाद आप कहाँ पर गए, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन को आपने कंक्लूड करा, कंक्लूड करने के बाद आपने उसकी बेस्ट जो हाइपोथेसिस है वो आपने बयान कर दी। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि एक बंदे ने ऑब्जर्व किया कि भाई द गिरास इज वीट, गिरास जो है वो वेट है, मतलब गिरास में कुछ ना कुछ नमी है। तो अब बी पार्ट पे आपने क्या कंक्लूड करा, इट प्रॉबली लास्ट नाइट क्या हुआ भाई, वहां पर कोई ना कोई बारिश हुई होगी मोस्ट प्रॉबली, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बेस्ट रिजल्ट यही है कि पूरे अगर ग्राउंड में नमी नमी से हो रही है और ज़्यादा नमी है, तो एक तो होती है कि बेटा ओस आना, लेकिन वो ओस इस तरह की नहीं होती जिस तरह के भी वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि वहाँ पर बारिश हुई, और ये मोस्ट हमारे पास क्या है, बेस्ट इसकी हाइपोथेसिस हो गया। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में जो सीखा, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर क्लास को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे आपसे, और एक नए टॉपिक के साथ आएंगे कॉग्निटिव रीजनिंग के जो हमारे पास कोर्स है उसमें। और इसी बात पर बस हम क्लास को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, ज्वाइन मैथ्स के साथ जुड़े रहें, और ज्वाइन मैथ्स को फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।